नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। और इस शो में हम आपको आगे बताएंगे कि मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, साथ ही रणनीति क्या होनी चाहिए इन स्टॉक्स पर, ये भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जिससे कि समझेंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज हम देख रहे हैं कि बाजार में एक रेंज बाउंड सेशन था, लेकिन निचले स्तरों से हल्की हल्की खरीदारी भी दिखना शुरू हुई है। निफ्टी की बात करें तो अब करीब 40 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी और करीब 100 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक रिकवरी के साथ इस वक्त बाजार कारोबार कर रहा है और यहाँ पर आईटी शेयरों में काफ़ी अच्छी रिकवरी लौटी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ निजी बैंकों में भी अच्छी खरीदारी है। कंजम्पशन स्पेस चल रहे हैं और एफएमसीजी स्टॉक्स भी निचले स्तरों से रिकवर हुए हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ सरकारी कंपनियां, मेटल, ये कुछ रियल्टी स्टॉक्स ये आज कमज़ोर कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मार्केट पर नज़र डालें, निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आज मजबूती है हीरो मोटोकॉर्प में, 3% ऊपर कारोबार कर रहा है और आज वापस से अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो दोनों ही शेयर। ब्रिटानिया में तेजी आई, भारती एयरटेल, नेस्ले, टेक महिंद्रा, यहाँ पर मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स आज का टॉप लूजर, गिरावट हावी है यहाँ पर और 3% नीचे स्टॉक कारोबार कर रहा है। बीपीसीएल में वीकनेस है, अदानी पोर्ट्स, मारुति सुजुकी और टाटा स्टील में भी वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये तो सेटअप है इस वक्त के बाजार का और हम देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ में थोड़ा रिकवर होना शुरू हुए हैं बाजार। हालांकि सुबह से एक रेंज में थे, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी खरीदारी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन कल के एक बड़े इवेंट के लिए तैयार बाजार, एफओएमसी की बैठक होगी और कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कल से कल का जो फैसला होगा वो एक नई चाल, एक नई दिशा बाजार को देता हुआ दिखाई देगा। और सेक्टर स्पेसिफिक भी यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी होगा। आईटी, बैंकिंग स्टॉक्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स, ये तमाम स्टॉक्स अभी अगले 2-3 दिन फोकस में रह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 3 विंडो के जरिए पहले आपको बताएंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स में आज एक्शन है। इसमें ओला इलेक्ट्रिक देखिए, ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट आई है, उससे आज शेयर में तेजी। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की खरीदारी की राय, लक्ष्य 145 रुपए प्रति शेयर का देख रहे हैं स्टॉक पर। स्पाइसजेट में भी आज कमजोरी है, क्यूआईपी की खबर से आज शेयर टूटा। क्यूआईपी के जरिए 3000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना कंपनी की। और इसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक को देखें तो ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से आज वापस से शेयर ऊपर है और फिलिप कैपिटल अब खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है, लक्ष्य 210 का देख रहे हैं। कल हमने देखा था कि लिस्टिंग भी काफी शानदार हुई थी, दमदार लिस्टिंग देखने को मिली थी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की और आज भी वो तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। जिनको अलॉटमेंट मिला होगा उन्हें इस वक्त काफी फायदा मिल रहा होगा। लिस्टिंग गेन तो होगा ही, लेकिन जो लोग बने हुए हैं उन्हें भी यहाँ पर काफी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद हैं ट्रेडिंग आइडियाज बताने के लिए। मानस जी, गुड आफ्टरनून। बाजार पर क्या व्यू बन रहा है आपका? ये जो अभी थोड़ी रिकवरी लौटी है बाजार में, आगे के लिए क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? क्योंकि कल एक बड़े इवेंट के लिए बाजार तैयार हो रहा है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या उसके पहले कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे या फिर फिलहाल अभी अवॉइड करें? गुड आफ्टरनून पूजा जी। तो देखिए, ट्रेंड की जहां तक बात है वो तो पॉजिटिव है। पिछले 2 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एक इवेंट की का केवल इंतजार है। ब्रेकआउट, मेरा समझना है कि ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा और 25,950 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे आप निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं। 24,490 ये कैश लेवल्स है। 24,290 माफ करिएगा, 290 के स्टॉप लॉस से आप एक पोजिशनल ट्रेड निफ्टी में ले सकते हैं, जहां आपके टारगेट 25,900-950 के आसपास के हो सकते हैं। और उसी तरह के पैटर्न्स बैंक निफ्टी में भी हैं। यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं। मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी में 53,000 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो यहाँ पर भी एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहिए। 51,800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 53,000 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह बैंक निफ्टी पर। 53,000 के लेवल सब अगले दिखाई दे रहे हैं और निफ्टी पर भी आपको राय दे दी गई है। मानस, इसके अलावा ट्रेडिंग के मौके आप कहां पर देख रहे हैं?
तो देखिए 2 रिकमेंडेशन है। पहला तो जो मिड कैप आईटी है वहाँ पर स्ट्रेंथ लग रही है, तो उसमें से एक परसिस्टेंट यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि जब करेक्शन देखने को मिल रहा है तो स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो 5299 के स्टॉप लॉस से परसिस्टेंट में खरीदारी करेंगे। 5600 के टारगेट्स पॉसिबल है परसिस्टेंट में। और जो दूसरा स्टॉक है वो ऑटो क्षेत्र से है, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, एमएनएम। काफी ऑटो स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं, बट मेरी जो पसंद है वो हीरो मोटोकॉर्प है, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो हीरो मोटोकॉर्प में 5850 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 6150 6150 के टारगेट से करेंगे। ठीक है, तो हीरो मोटोकॉर्प परसिस्टेंट यहाँ पर नजर रखिए। हीरो मोटोकॉर्प अभी हम हाईलाइट भी कर रहे थे, रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। बजाज ऑटो जैसे स्टॉक फोकस में, इसके बाद आपकी स्क्रीन पर देखिए खबर भी आ रही है, बजाज ऑटो से जुड़ी कंपनी ने ट्रायन स्पीड T4 लॉन्च कर दिया है, स्टॉक 2% ऊपर। हालांकि बाजार पर भी एक बार नजर डालें तो अपने रिकॉर्ड लेवल से निफ्टी मात्र 20-21 पॉइंट्स अब दूर रह गया है और अपने रिकॉर्ड लेवल्स के बेहद करीब एक और लेवल्स हम उच्चतम स्तर हम बनते हुए देख रहे हैं और सेंसेक्स भी अपने रिकॉर्ड लेवल्स के बेहद ही करीब। तो किसी भी समय हम देख सकते हैं कि वापस से मार्केट अब रिकॉर्ड लेवल्स टेस्ट करते हुए नजर आएगा और ये ट्रेडिंग की रणनीति भी आपको बताई। लेकिन इस बाजार में मिड कैप शेयरों के हाल क्या है, कहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव बताइए। जी हाँ, अगर आज हम मिड कैप की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ सीजीडी प्लेयर्स के साथ। अगर हम बात करें एमजीएल, आईजीएल ऐसे स्टॉक्स की, तो वहाँ पे एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। इसका रीज़न ये है कि यूबीएस ने कहीं पे प्राइस जो है उनका अपग्रेड किया है। इसी के बाद अगर हम दूसरे काउंटर्स की कहीं पे बात करें तो जैसे सीजी पावर हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, ओरेकल फाइनेंस हो गया, वहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में अगर हम टोरेंट पावर की भी बात करें तो वहाँ पर भी एक अच्छा अपटिक जो है आज के दिन में हमें देखने को मिला। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ऐसे कुछ शेयर्स की जहाँ पे गिरावट देखने को मिली, तो सबसे पहले आता है सुज़लॉन। जैसे कि हमें पता है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि अच्छा एक रैली जो है सुज़लॉन में देखने को मिला था, बट आज के दिन में गिरावट देखने को मिल रही है हमें इस स्टॉक में। इसके बाद बात करते हैं बीडीएल की, बीएससी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी कल के दिन में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली, बट आज के दिन में कहीं पे एक लूजर के रूप में ये जो स्टॉक है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसी के बाद अगर हम बात करें बायोकॉन और आरवीएनएल, तो वहाँ पर भी एक प्रेशर हमें बनते हुए देखने को मिला आज के दिन में। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहाँ पे खबरों के चलते हुए एक अच्छा ट्रैक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले आता है टोरेंट पावर, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही एमओयू साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ। इस एमओयू के चलते हुए कहीं पे कंपनी जो है वो 5 गीगावाट का सोलर और हाइब्रिड प्लांट जो है वो एग्जीक्यूट करेगी गुजरात में, और इसके बाद एक तेज़ी हमें देखने को मिली थी इस स्टॉक में। अगली बात करते हैं फर्स्ट सोर्स की, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन के चलते हुए माइक्रोसॉफ्ट का जो अज्योर ओपन एआई जो है वो कंपनी यूज़ करेगी अपने प्रोडक्ट स्विच में, और इसके चलते हुए एक अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में भी देखने को मिली। और आखिर में बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, क्योंकि यूबीएस ने यहाँ पे इनिशिएट किया है अब न्यूट्रल रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस है 770 रुपीज़ का। हालांकि उनका मानना है कि कहीं पे लोन में हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, बट एक न्यूट्रल स्टांस की वजह से एक इस बैंक पे भी नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो खबरों के दम पे और बाकी ट्रैक्शन के दम पे इन सब स्टॉक्स पे आज हमारी नज़र बनी रहेगी। ठीक है, तो खबरों वाले शेयर्स हमने आपको बताए और इसके अलावा मिड कैप में कहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है इस पर भी आगे चर्चा की। चलिए एक एक करके इन स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं और एक बार हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर राय ले लें। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग जब से हुई और वहाँ पर जो तेज़ी आई जो अट्रैक्शन है वो बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में नहीं दिखाई दे रहा है। होम फर्स्ट फाइनेंस नीचे है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, हुडको, आधार हाउसिंग फाइनेंस। हमने देखा था कि कुछ समय पहले काफ़ी शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन जब से लिस्टिंग हुई है बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखिए इस वक्त 10% ऊपर, लेकिन दूसरे हाउसिंग फाइनेंस में वो खरीदारी नहीं नज़र आ रही है। मानस जी, क्या वजह देख रहे हैं आप इसके पीछे? क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस के सामने ये जो दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं ये फिलहाल कम अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, इस वजह से ये गिरावट है, या फिर आप नॉर्मल मुनाफा वसूली देख रहे हैं? और कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में? देखिए सही है कि हमें वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है दूसरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, और उसका एक बड़ा रीजन ये है कि सेल रैलीज का सेल ऑन न्यूज का एक दिख रहा है सिम्टम, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देखा, चाहे वो कैनफिन होम्स हो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो, यहाँ पर हमने बड़ा मूव देखा था। अब कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के कुछ साइन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर एक ट्रेड लेना होगा इस गिरावट पे तो मेरे ख्याल से कैनफिन होम्स एक बढ़िया पिक हो सकता है। ऑलरेडी हमने 950 रुपए से करेक्शन देखा है,
लोअर लेवल पे 840 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए कैनफिन होम्स में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 840 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट सेट करिए 975 से लेकर 1000 के बीच में। ठीक है, कैनफिन होम्स देखिए आज जो थोड़ा नीचे 1.25%, लेकिन खरीदारी के अच्छे मौके बन रहे हैं, यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं आप। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में भी आज अच्छी तेजी है। यूबीएस की रिपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव आई है, उसके चलते आईजीएल, एमजीएल 5 से 6% ऊपर आज ये स्टॉक कारोबार कर रहे हैं। मानस जी, क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप, कहीं एंट्री ले सकते हैं एमजीएल या आईजीएल में कहीं पर? तो देखिए एमजीएल में एक बाय कॉल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी बड़ा कंसोलिडेशन था, 1900 पे रेजिस्टेंस था, आज 1900 का लेवल ब्रीच हुआ है, वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो इंटरडे सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1850 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, और अब जो नया टारगेट एमजीएल का होगा वो 2000 के आसपास का होगा। हजार के आसपास के अगले टारगेट नजर आ रहे हैं, 1850 के पास मिले तब स्टॉक में एंट्री कीजिए। चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है एमजीएल का। बात करते हैं ऑप्शन के रणनीति की। हमारे साथ ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? शुक्रिया पूजा। देखिए, जिस तरीके से आईटी पैक में स्विंग देख रही है, खासा से लार्ज कैप आईटी नेम्स में, मुझे लगता है कि थोड़ा भी मार्केट में जैसे कि अभी स्ट्रेंथ अगर रीगेन करता है, कंसोलिडेशन करता है, तो आईटी शायद आउट परफॉर्म करेगा। और वहाँ पे इन्फोसिस जहाँ पे कि बहुत टाइट रेंज में बेसिकली कंसोलिडेशन हो रहा था, वहाँ पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट की इंडिकेशंस हैं। तो 1960 वाली कॉल जो करीब 18 के पास ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 12 के स्टॉप लॉस के साथ 30 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, इन्फोसिस 1960 की कॉल खरीदें, 18 रुपए के पास है, इसमें अधिकतम मुनाफा 4800 तक का हो सकता है। थैंक यू अजीत जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। इन्फोसिस आज 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है, बेहद ही सपाट कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन रणनीति में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, सेबी का एक रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चला देते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान हो सकता है। अब बढ़ते खबर की तरफ, और रिन्यूएबल सेक्टर पर सरकार का फोकस बढ़ रहा है। इसी कड़ी में रिन्यूएबल एनर्जी लोन बुक और कारोबार पर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने इरेडा के चेयरमैन प्रदीप कुमार दास से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं। सर, ET नाउ स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ऑफकोर्स ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा। किस तरह के कोलैबोरेशन आप उम्मीद कर रहे हैं इस मेगा इवेंट से, क्योंकि ये 4th एडिशन है और एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं और जो एम्बिशियस टारगेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इरेडा की प्लानिंग क्या होगी? देखिए, ये चौथा आर्य इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है। इसका पहले 3 हम कर चुके हैं। हमारा मंत्रालय का हम पार्टनर बनते हैं इसको करने के लिए, क्योंकि देश में रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलपमेंट करने का फाउंडेशन स्टोन हमारा ही कंपनी लगाया था। हमारे मिनिस्ट्री, हमारे कंपनी मिलकर इसको आगे बढ़ाए हुए हैं। ये आर्य इन्वेस्टमेंट 4 में यह अंतर है कि पहले जो इवेंट हुए थे वो पहले सरकार से हुए थे। ये नया सरकार बनने के बाद ये पहला आर्य इन्वेस्टमेंट समिट है, और उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बड़े एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया और काफी कमिटेड भी रहे हैं, और उन्होंने अपना जो मत भी दे चुके हैं कि देश में आर्य इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 गीगावाट नहीं, एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगा इन्वेस्टर के लिए। अगर देश का लक्ष्य हमारे बिजनेसमैन का अपॉर्चुनिटी बन जाए और उसका साथ साथ हमारे जैसे लेंडर आ जाएं जिनको बिजनेस पार्टनर का तरह हम मानते हैं, तो ये जो 500 गीगावाट का लक्ष्य है हमें 2030 का पहले पूरा प्राप्ति हो जाएगा। 2030 तक का 500 गीगावाट लगाने के लिए अगर हम आज से देखेंगे तो लगभग 32 लाख करोड़ का निवेश जरूरत पड़ेगा। उसमें से अगर इक्विटी हम 25% करते, 75% डेट करते, मोटे तौर पे बता रहा हूं, तो 24 लाख करोड़ का निवेश जरूरत पड़ेगा डेट से। और अभी तक जो डेट से फंडिंग हुआ है उसमें 35% एनबीएफसी से हुआ है, 15% बैंकों से हुआ है और 50% बॉन्ड मार्केट से हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं आगे चल के जो डेवलपमेंट होगा उसमें 50% एनबीएफसी से होगा। उसका कारण क्या है? आगे जो डेवलपमेंट होगा वो आपका ट्रेडिशनल आरई से हटके नए तरफ जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन, उसका जो भी डेरिवेटिव है, अमोनिया, ये सब है। इसके अलावा ऑफशोर विंड है, पंप स्टोरेज है,
ई मोबिलिटी का स्पेस में है। तो ये सारे चैलेंजिंग और इमर्जिंग है। जब सेक्टर मैच्योर नहीं रहेगा तब तक गवर्नमेंट एनबीएफसी जो है उनको ही रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेना पड़ेगा। बैंक्स इतने जल्दी आते नहीं, पर हमारा जो इतने बड़े निवेश का जरूरत है और इतना स्पीड में काम करना है, इस बार सब मिलकर काम करेंगे। इरेडा की हिस्सेदारी कितनी हो सकती है? अगर उसी 35% का लक्ष्य पे चलेंगे, आज भी 35% का जो एनबीएफसी है उसका 35% इरेडा के पास है, तो हम अगर उसी को मेंटेन करेंगे, लगभग 12% हमारा मार्केट शेयर है, अगर हम ये 12% आगे कायम रखेंगे तो 32 लाख करोड़ का 12% रखेंगे, 4 लाख करोड़ का आसपास हमारा रहेगा। हम 4 से 5 लाख करोड़ का प्लान किए हैं और आज हमारा बुक साइज जो जून का 63,000 करोड़ है, वो हम सोचते हैं 2030 तक 3.5 लाख करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा। हम अभी नवरत्न कंपनी बने हैं और हमने अभी रोड मैप महारत्न का बना चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं 2029 या 30 तक हम महारत्न बन जाएंगे, तब तक हमारा लोन बुक 3.5 लाख करोड़ बन जाएगा। बिल्कुल, तो ये थे इरेडा के मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पर बात करते हुए उनके चेयरमैन हमारे साथ जुड़े थे। इस बीच लाइफ टाइम हाई से मात्र 10 अंक दूर रह गया है निफ्टी और कभी भी अपने नए रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसे में मिड कैप में कहाँ मौके दिखाई दे रहे हैं फंडामेंटल लिहाज से, ये समझ लेते हैं और रुक करते हैं अगले सेगमेंट का मिड कैप के महारथी। हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटी से सनी अग्रवाल जी मौजूद हैं। सनी जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का मेरा पिक रहेगा जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 600 रुपीज एंड इन्वेस्टमेंट हॉरिजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करते हैं तो कंपनी एक लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरर है इंडिया की। प्रीडोमिनेंटली ट्रक और बस रेडियल टायर में डील करती है और टू सम एक्सटेंट पैसेंजर कार में भी डील करती है। अगर हम कंपनी के ओईएम्स की बात करें तो काफी रोबस्ट ओईएम क्लाइंट है, जैसे मारुति, किया, टाटा मोटर्स, hyundai, जेबीएम, फोर्स मोटर्स, टीवीएस, बजाज, हीरो। तो और काफी वेल स्प्रेड आउट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में और 3 मैक्सिको में है। मेजोरिटी कंपनी का जो रेवेन्यू है रिप्लेसमेंट मार्केट से आता है, 60% रेवेन्यू। और एट द सेम टाइम हमें ये लगता है कि रिप्लेसमेंट मार्केट में जो मार्जिन है वो ईएम सेगमेंट से ज्यादा होते हैं। और अभी जो रिसेंटली ऑफलेट जो रबर के दाम बढ़े हैं उससे ऑफसेट करने के लिए कंपनी ने प्राइस हाइक भी ली थी Q1 में, और ये एक्सपेक्टेड है कि इसके चलते जो मार्जिन है कंपनी के कहीं ना कहीं बरकरार रहेंगे। इनफैक्ट कुछ रॉ मटेरियल के दाम है जैसे स्टील वायर, कार्बन ब्लैक और अदर जो क्रूड डेरिवेटिव है उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन होते दिखाए, तो हमें लगता है कि मार्जिन की एक्सपैंड होने की भी कहीं ना कहीं गुंजाइश है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूँ तो काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर मिल रही है कंपनी। FY25 में 12 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर, FY26 में 10 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर मिल रही है, जो कि इसके जो पीयर है उससे 25 से 30% डिस्काउंट पर ट्रेड हो रही है कंपनी। तो हमें लगता है कि एक वैल्यू प्लस ग्रोथ स्टोरी है टायर इंडस्ट्री से। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जेके टायर को ऐड किया जा सकता है। और एक मेरी दूसरी पिक रहेगी आज की मिड कैप सेगमेंट में, वो है आरपीएसजी वेंचर लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ ₹1500। बेसिकली अगर आप कंपनी देखेंगे तो ये एक होल्डिंग कंपनी है फर्स्ट सोर्स लिमिटेड की। फर्स्ट सोर्स में आरपीएसजी की 54% होल्डिंग है और फर्स्ट सोर्स का आज के डेट में मार्केट कैप तकरीबन 22,000 करोड़ का है। तो अगर मैं 54% होल्डिंग का अनुमान लगाता हूँ, तकरीबन 11,000 करोड़ की जो वैल्यू है सिर्फ फर्स्ट सोर्स से आ रही है। आरपीएसजी का खुद का मार्केट कैप आज के डेट में 3,500 करोड़ का है। इन एडिशन टू दैट आरपीएसजी जो लखनऊ सुपर जायंट आईपीएल की जो टीम है उसमें 51% स्टेक होल्ड करती है। 2Yum जो स्नैक्स का ब्रांड है उसमें वो जो पूरा कारोबार है वो आरपीएसजी वेंचर में है, जिसका सालाना जो सेल है 400 से 450 करोड़ आता है। एट द सेम टाइम एक मॉल कलकत्ता में एक प्रॉफिटेबल मॉल है वो भी ऑपरेट करते हैं। तो हमें लगता है काफी डीप वैल्यू है कंपनी में आरपीएसजी वेंचर में, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है 1500 के टारगेट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए और इस रणनीति के लिए भी। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। सनी जी, मानस जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए।